अजय, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप है विभूतिपुर में कि अजय कुमार हिंदू विरोधी हैं और बीजेपी के नेता गौ मांस खाते हैं। यहाँ पर मैं खुलेआम कह रहा हूँ, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अजय कुमार तो हिंदू विरोधी हैं, इनको हिंदुओं से माफी मांगनी। आप मांगेंगे माफी? मैं भाजपा का लिया था और मैं उस नाम को फिर दोहरा रहा हूँ। फिर से कंट्रोवर्सी में आ जाइएगा। नहीं, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। जब भाजपा की हुकूमत बनी और गौ मांस पर रोक लगाने की बात उन्होंने किया था, गौ हत्या, तब उनके नेता किरण रिजिजू ने, असम के जो है वो गृह राज्य मंत्री होते थे, उन्होंने कहा कि ये इम्पॉसिबल है। मेघालय के जो भाजपा के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि मैं खाता हूँ और मैं बीजेपी में हूँ। क्या वो खाते थे? उन्होंने कहा कि अगर बीफ की कमी होगी तो तमिलनाडु से मैं मंगा के दूंगा। आज हमारे साथ विभूतिपुर विधानसभा के विधायक कॉमरेड अजय कुमार हैं। अच्छा अजय, आप जब 2020 में विधायक बने थे तब आपके माइंड में होगा कि मुझे विभूतिपुर में इतना काम करना है, एक लिस्ट होगा आपके पास कि हाँ विभूतिपुर में ये प्रॉब्लम है, जैसे करप्शन हो गया या हेल्थ को लेके हो, सैनिटेशन को लेके हो या रोड को लेके हो, जो भी चीज़ें हो। तो 4 साल से ज़्यादा आपके कार्यकाल हो चुके हैं, तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि आपने अब तक जो भी काम करवाया है, क्या आपके मैनिफेस्टो में जितनी चीज़ें थी आपने सब करवा दिया, या फिर आपके पास अभी भी कुछ काम की लिस्ट जो बची हुई है जो अब करवाना है? इलेक्शन भी नज़दीक आ रहा है, बड़े बड़े काम कौन कौन से विभूतिपुर में आप मुझे अभी मैं शिलान्यास जो है ना, स्मारक के तौर पर मेरा खड़ा करने की आदत है। और लगातार एक क्वेश्चन रेज कर रहा है कि ये तो बाहरी है, बाहरी को भगाओ, ये तो खगड़िया क्या है, विभूतिपुर में क्या कर रहे हैं? ये बाहरी है, ये गिरवी हो गया, इसको छुड़ाओ। तो देश के प्रधानमंत्री कहाँ से चुनाव लड़े? उनका घर कहाँ? हमारा खुद का यहाँ गृह राज्य मंत्री कहाँ? सत्यानंद राय जी, उनका घर कहाँ है? हाजीपुर है। अब विभूतिपुर विधानसभा से पहले उजियारपुर से चुनाव लड़ चुके हैं। 2 बार मैं लड़ चुका। 2 बार। दोनों बार हार मिली? दोनों बार हार मिली। जब आप लगातार उजियारपुर से चुनाव लड़ रहे थे तो फिर विभूतिपुर क्यों? सवाल मेरे घर का पता कहाँ है उससे नहीं, सवाल है कि हम रहते कहाँ। कि अगर MLA में जीतेंगे तो इनसे मिलने खगड़िया जाना पड़ेगा। एक कोई उदाहरण वो दे तो खगड़िया मिलने के लिए जाना पड़ा किसी को। विभूतिपुर में जब 2020 का चुनाव हो रहा था तो अजय के खिलाफ सभी लोग खड़े थे कि बाहरी है, भगाओ इसको, विभूतिपुर को गिरवी रख दिया जाएगा। तो आपके मैनिफेस्टो में ऐसा क्या क्या चीज़ था कि विभूतिपुर के इतिहास में अब तक सबसे ज़्यादा वोट आपको मिले? 73,000 अप्रॉक्स, यहाँ तक मुझे याद है। विभूतिपुर में अजय एक चीज़ है कि यहाँ पे क्राइम और ज़मीन, इसका बहुत ही खतरनाक रिलेशन है। जितनी भी क्राइम हो रही है उसकी वजह ज़मीन है। आपने कितना कमाया, आप कितना कमाया, उसमें आप छिपा नहीं सकते, क्योंकि आपको देना ही देना है, नहीं तो आपका जो इलेक्ट्रॉल जो है ना, वो जो आप नॉमिनेशन किए वो खारिज हो सकता है। ये भी तो 2 तरीके का हो सकता है, लीगल इलीगल। लीगल इनलीगल, लेकिन देखिए आप जब जैसे पेट्रोल पंप अगर अजय कुमार खोल लिया तो वो छुपा नहीं सकते। वो छुपा नहीं सकते। हॉस्पिटल खोल दिया तो वो छुपा नहीं सकते। प्राइवेट स्कूल खोल लिया वो छुपा नहीं सकते। मैनिफेस्टो में सबसे पहला जो क्वेश्चन था, मतलब सबसे पहला जो मुद्दा था, ये था करप्शन को बैन करेंगे। बैन करने की कोशिश। तक आपने कितना करप्शन रोका? अब तक मैं आपको बता सकता हूँ कि लेकिन करप्शन जो रोकने का हमने कोशिश किया था पूरी तौर पर, वो एक तरीके से उसको 0 टॉलरेंस पर लाने की मेरी कोशिश थी। 0 पर तो जा नहीं पाया, लेकिन करप्शन एक जनप्रतिनिधि खाली चाहेगा कि हम रोक दें, और जनता के दिल में अगर ना हो तो ये हो नहीं सकता है। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जो है आंगनबाड़ी में THR का जो है वो रजिस्टर्ड पर साइन कराने के लिए यहाँ पर 3,000 रुपये लिए जाते थे। मैं सभी ऑफिस को बुला करके मीटिंग करके मैं कहा कि ना तो मेरे नाम पर कोई पैसा लेगा, और कोई भी मांगने आएगा हमसे जुड़े हुए कोई आदमी, तो उससे हमको तुरंत वहीं पर बैठा करके हमको फ़ोन करना है। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं बैठता था। नरहन हॉस्पिटल में ताला लगी रहती थी, कभी खुल। 200 से ज़्यादा टीचर फर्जी डिप्टेशन पर विभूतिपुर में फर्जी डिप्टेशन में, और डिप्टेशन अभी भी है। हमको लगता है 5 या 7 अभी भी हैं। वो हर डॉक्टर 5-5 हज़ार, हर डॉक्टर उसका लगा 3 हिस्सा, एक आपके पास, एक मैनेजर के पास, उसके पास। ये सब मतलब आपको जहाँ जहाँ करप्शन दिखा आपने बैन करने की कोशिश मैं की। कितना % हो पाया अब तक? DO का जब पोस्टिंग होगा 30 लाख रुपए लेकर के, BDO की पोस्टिंग होगी जब 20 लाख रुपए। ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, ज्वाइनिंग की बात? पोस्टिंग, ज्वाइनिंग, क्या बात, ज्वाइनिंग 30 लाख।
30 लाख अभी आपको, और मैं आपको कह रहा हूँ कि जब हमसे कोई सीओ लिखाने आता है तो मैं हाथ जोड़ देता हूँ। मुझसे लिखा करके ले जाओगे, क्या फ़ायदा होगा? तुम्हें तो टैक्स वहाँ देना पड़ेगा। कि अजय कुमार वो विभूतिपुर में दलाली करते हैं ब्लॉक पे, वो पैसा लेते हैं? हाँ नहीं, मैं उनको कहता हूँ कि वो जो बोलते हैं, दरअसल ये सवाल वो उठाते हैं जो दलाली करते थे, उनकी दलाली रुक गई। लेकिन मैं बोलता हूँ जरा एक प्रूफ तो कोई दे दो, तो कोई प्रूफ नहीं है। हम तो 1000 प्रूफ देने के लिए तैयार हैं, मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप दे देंगे? मैं दे दूंगा। दलाली करते हैं वो लोग? बिल्कुल करते हैं, मैं दे दूंगा। कौन लोग दलाली करते हैं, उसका कनेक्शन कहाँ से है? जितना दाखिल खारिज हो रहा था उसके दलाली कौन ले रहा था और वो किसके नज़दीक बैठता था? किसी से छिपी हुई है बातें क्या? इसमें तो लोकल जो प्रशासन है वो जिम्मेदार है ना इसमें। अगर पुलिस पूरी तौर पर ईमानदार हो जाए तो दारू तो एक बूंद नहीं। अगर इस क्राइम को बढ़ावा दिया जा रहा है तो फिर पुलिस जिम्मेदार है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि इस सदन में बैठे हुए लोग ये खुद शराब से मुक्त हो जाएंगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिहार खुद ही मुक्त हो जाएगा। तो मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, और बहस करना है तो उनको बहस करने कहिए ना, बेरोजगारी बहस करने कहिए ना, किसान की गिरती हुई स्थिति जो है उस पर कहिए ना बहस करने के लिए। क्या अजय कुमार को 2020 में सारे कुशवाहा वोटर का समर्थन मिला था? क्योंकि यहाँ पे और भी कैंडिडेट कुशवाहा जाति से थे। 2025 का क्या प्लान है? 2025 का प्लान है कि हमारा जो काम किया उस काम के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे। मैं उनको भी चैलेंज किया जिन्होंने मेरे पुतले को जलाया। तो आपके पुतले को भी जलाया गया? सरारंजन या रोसड़ा में मेरे पुतले को जलाया। क्यों? तो वो उसी सवाल को लेकर के आपने बोल दिया कि हिंदू गाय मांस खाता है, लेकर के मैं बोला कि यार मेरे पूरा तो पढ़ लेता था। बात कर रहे हैं सीपीआईएम अब तक सिर्फ और सिर्फ त्रिपुरा, केरला और पश्चिम बंगाल 3 जगह अपनी सीएम बना पाई है, बाकी जगह क्यों नहीं? क्या इतनी कमजोर है सीपीआईएम? और अभी 6 हॉस्पिटल सेंक्शन हुआ, टेंडर हो गया, जो बनना किसी भी दिन शुरू हो जाएगा, जिसमें एक शाख मोहन। फिर आपके अपोजिशन बोलेंगे कि इलेक्शन आ रहा है इसलिए इतना सारा काम करवा रहा है? नहीं, कागजों पे नहीं रह जाए? नहीं, मैं शिलान्यास उसी का करता हूँ जब काम शुरू होगा। विभूतिपुर की जनता शिकायत करती है कि आपने कहा कि हालांकि आप क्षेत्र में जाते रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत है कि मिलते नहीं हैं, आते नहीं हैं। अगर वो डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे करें? मैं बैठता हूँ तो उस दिन तो पूरी तौर पर जो है ना, पूरा ब्लॉक वो अपने पैर पर खड़ी रहती है, तब वो बायां दायां नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो सीधे सीओ और बीडीओ को जनता के बीच पूछना शुरू करता हूँ ना। मैं उनके चैम्बर में अकेले में नहीं बात करता हूँ, मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ बुला लेता हूँ जनता के बीच में, और जनता का सवाल और सीओ का जवाब। क्या बात? जनता का सवाल और बीडीओ का जवाब, जनता का सवाल और फिर आंगनबाड़ी का जो सीडीपीओ है उसका जवाब। तो इन बिचौलियों मैं हिसाब पूछना शुरू किया जिला योजना विभाग से, ये सब कागज पर बना हुआ तो है कहाँ, तो रातों रात उनको बनवाना पड़ा। अच्छा, हाँ, लिख करके तैयार कर दिया, मैं अनुशंसा कर दिया, उसका एनओसी लेके रखा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट बोली शिक्षा विभाग के हम लोग इसको बनवाएंगे। मैं उसको टाइम दिया कि आप 31 मार्च तक काम को शुरू कर दो, वरना मेरा काम शुरू हो जाएगा। कल कोई मेरे तरफ उंगली नहीं उठाएगी। जब आप स्टूडेंट मतलब पॉलिटिक्स में थे तो क्या सीपीआई की आइडियोलॉजी अच्छी लगी? बहुत सारी पार्टी उस टाइम थी देश के अंदर में, ऐसा सच नहीं सिर्फ और सिर्फ सीपीआई काम कर रही थी, तो आपने सीपीआई को ही चूज क्यों किया? मूल रूप से जनता से अपने को कनेक्ट करने का वो हो गया, जनता की आवाज़ को सदन में उठाने का उठा दिया, वो मैं कर दिया। डेवलपमेंट को जनता तक पहुंचाना, उस काम को करने में हम लगे हुए। अभी गांव तक के विभूतिपुर के इतिहास में सदन में विभूतिपुर को लेकर जितना अजय कुमार ने सवाल खड़ा किया उतना ज़्यादा सवाल हालांकि किसी ने खड़ा नहीं किया आज तक। बहुत सारे सवाल रिजेक्ट भी कर दिए गए, ये भी देखा, बट सवाल तो खड़ा किया गया। नहीं, रिजेक्ट नहीं, सीधे करता है सवाल। डीएपी को लेकर सवाल खड़ा किया था। बिल्कुल। तो क्या मंगल पांडे को पहले से पता चल गया था क्या? नहीं, अजय कुमार डीएपी को लेकर सवाल खड़ा करने वो वाले तो हैं? चला जाता है। हाँ? वो चला जाता है जैसे ही क्वेश्चन मेरा जाएगा। नहीं, क्वेश्चन होने से 2 दिन पहले उसका सॉल्यूशन हो चुका था। नहीं हुआ था, वो झूठ गलत जवाब दिया। अच्छा, वो गलत जवाब दिया। मरीज के लिए होना चाहिए सुविधा, वो नहीं। जैसे अभी जांच का है, मैं असेंबली क्वेश्चन किया था, जांच के लिए मशीन पड़े हुए हैं, लेकिन मशीन काम नहीं करता है। तो क्या रहा 25 में सरकार बनेगी आप लोगों की बिहार में? क्या लग रहा है इस बार? जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है मिस्टर नवनीत और आप देख रहे हैं मिस्टर नवनीत शो। आज हमारे साथ विभूतिपुर विधानसभा के विधायक कॉमरेड अजय कुमार हैं और आज विभूतिपुर से लेकर बिहार और पूरे देश की बात हम करने वाले इनसे, और हम हर उस सवाल को जानने की कोशिश करेंगे जो सवाल मेरे मन में बहुत दिनों से चल रहा है।
तो सबसे पहले अजय, आपका हमारे इस स्पेशल एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि स्टार्ट थोड़ा सा हम ये करते हैं कि थोड़ा सा अपने राजनीतिक जीवन के बारे में बताइए। आपने पढ़ाई कैसे की और अब तक यहाँ तक आप कैसे पहुँचे हैं? ये मेरी पढ़ाई जो है ना, मैं मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, ये दोनों अपने गृह, जहाँ मेरा जन्म स्थान था खगड़िया, वहाँ से हुआ था। और उसके बाद इंटरमीडिएट मैं पढ़ने के लिए आ गया था समस्तीपुर, और समस्तीपुर में आने के बाद मैं छात्र आंदोलन से जुड़ा, और वो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का मैं SFI डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट SFI का मैं बन गया था। और उस पर मैं 94 तक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट में रहा। उसके बाद उस दौर में मैं काफ़ी, मेरी छात्र आंदोलन में मेरा रोल था। और वो मेरे ही टाइम में, आपको याद अगर होगा उस टाइम में, अगर आप हाई स्कूल में होंगे, जब खाड़ी संकट का हुआ था, गल्फ क्राइसिस, हाँ, गल्फ क्राइसिस हुआ था, तो केरोसिन तेल का संकट हुआ याद था। है। और तब इसी विभूतिपुर में ब्लॉक पर एक बड़ा प्रदर्शन मेरे नेतृत्व में मैं कलेक्ट किया था, ऑर्गेनाइज किया था कि बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में केरोसिन तेल मिलना चाहिए लाइट के लिए। अच्छा। और बिहार का वो एक्सेप्शन था। मेरे प्रदर्शन के बाद सरकार ने वो ऑर्डर किया, और सिर्फ विभूतिपुर में सभी हाई स्कूल के बच्चों को 2 लीटर केरोसिन ऑयल मिलना शुरू हुआ था। ये दूसरा मेरा उस दौर में था एक कि स्टूडेंट की जो फ्रीशिप की कमेटी होती है, अमूमन किसी भी कॉलेज में फ्रीशिप की कमेटी में टीचर बैठते हैं, उनकी 3 कमेटी होती है, और फिर प्रिंसिपल के एक नॉमिनेट होते हैं, वो मिलके करते थे। लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं, स्टूडेंट की फ्रीशिप की कमेटी में और स्टूडेंट के लिए और भी जो कमेटियां बनती है, उसमें स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, बाहर के लोग नहीं आएंगे इसमें। तब मैं BRB कॉलेज में पढ़ रहा था, और वहाँ पर मेरे आंदोलन के बाद वहाँ स्टूडेंट के फ्रीशिप कमेटी में हर लेवल पर जो है छात्र के एक नॉमिनेट ऑर्गेनाइजेशन से जो है दिया जाना स्वीकार किया। 3 मैन कमेटी, एक स्टूडेंट और एक टीचर और एक प्रिंसिपल के नॉमिनेट। लाइब्रेरी के लिए भी हम लोगों ने किया, और उसी तरह जो है वहाँ सबसे बड़ी चीज़ हुई कि परचेजिंग कमेटी में स्टूडेंट को उसमें रखने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ये भी एक्सेप्शन था पूरे बिहार के लिए, ताकि बीच में कोई करप्शन ना हो। करप्शन नहीं हो। बिल्कुल। तो ये स्टूडेंट मूवमेंट के दौर में था। और उसके बाद फिर मैं यूथ मूवमेंट में गया, DYF का डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बन गया समस्तीपुर में। लेकिन जब मैं SFI का प्रेसिडेंट था, तब मैं पार्टी CPIM में ज्वाइन कर लिया था 1987 में। कॉमरेड रामनाथ महतो होते थे, और उनके इसमें 1987 में जब मैं ज्वाइन किया था, उसके बाद पहली बार समस्तीपुर लोकल कमेटी जो वहाँ की थी, जो समस्तीपुर, कल्याणपुर, वारिसनगर मिला के, उसका मैं मेंबर, जो पहली लोकल कमेटी बनी थी, वो बन गया था। वाह। फिर जिला सम्मेलन हुआ, तो मैं जिला सम्मेलन में वो उसको मेरे ख्याल से 89 में मैं पार्टी की जिला कमेटी ने हमको कॉप्ट किया था। हमारे साथ 3 लोग कॉप्ट हुए थे समस्तीपुर से ही। समस्तीपुर के CPM की जिला कमेटी, मैं और कॉमरेड मनोज गुप्ता, और फिर लोहागिर के थे कॉमरेड सुरेंद्र सिन्हा। ये 3 लोग कॉप्ट हुए थे। अगली कॉन्फ्रेंस में जिला कमेटी में हम लोग आ गए। जिला कमेटी में आने के बाद जो है, फिर मेरे ख्याल से उसके अगले जिला सम्मेलन के बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट की जो सेक्रेटेरिएट होती है, हाई लेवल कमेटी, तब रामनाथ महतो ही सेक्रेटरी होते थे, हम लोग सेक्रेटेरिएट मेंबर बन गए थे। और उसके वजह से जो है तब हमारे काम का उसी समय में अलॉट हो गया था विभूतिपुर और उजियारपुर, ये 2 प्रखंड की, 2 उजियारपुर प्रखंड और विभूतिपुर प्रखंड जो है पार्टी की देखने की जिम्मेदारी वो हमारे जिम्मे। एक्टिव पॉलिटिक्स में आप आ चुके थे? अब एक्टिव पॉलिटिक्स में मैं आ गया था, मतलब 88 में। ये जिम्मेदारी कब दी गई? ये जिम्मेदारी दी गई थी हमारे पास में 90 में विभूतिपुर की जिम्मेदारी, और साथ में उजियारपुर की भी 2 प्रखंड की पार्टी की जिम्मेदारी मैं जब छात्र आंदोलन में था तभी मुझे मिल गई थी। और उसके बाद तब फिर यहाँ बहुत सारे आंदोलन हुए थे, जिस आंदोलन का नेतृत्व हम लोग कर रहे थे, हम भी कर रहे थे। खास करके यहाँ का आप ले लीजिए, गंगौली का जो गरीबों को बसाया गया था लैंडलॉर्ड की ज़मीन पर,
फिर आपको यहाँ ये सबुजबती कुमड़ी जो लैंडलॉर्ड था उसकी ज़मीन पर लिटियाही में। फिर आपको जो भूमिहीन लोग थे, जो उनको बसाया भूमिहीन थे गया था। उनको बसाने का मतलब गरीबों को ज़मीन मिले बसने के लिए, वो बड़ा आंदोलन था। 90 से 95 के दशक में, 90 से 95 के बीच में चला था पूरे बिहार में। हम समझते हैं कि समस्तीपुर जिला के अंदर भी जो है ना तकरीबन 1000 एकड़ ज़मीन पर गरीबों को बसाया गया था। तो वर्चुअली उसका लीडरशिप तो रामनाथ महतो कर रहे थे, लेकिन उस टीम में हम लोग शामिल थे। तो ये वहाँ से जो है हम लोगों का शुरू हुआ, लेकिन इसके बाद तो अब फिर आगे बढ़ते गए। तो बाद में पार्टी का 2002 में मैं पार्टी का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी में बन गया था, और 2002 से लेकर के 2016 तक पार्टी का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रहे। लेकिन 2005 में ही जब राज्य सम्मेलन हुआ था, स्टेट कॉन्फ्रेंस आपको इसी विभूतिपुर के जनता कॉलेज में हुआ था, तो उस कॉन्फ्रेंस के बाद जो सेक्रेटेरिएट स्टेट का बना था, तब मैं पार्टी का जो सर्वोच्च इकाई बिहार का है उसके मेंबर हम चुन लिए गए। फाइनली आप स्टेट लेवल पे आ गए। स्टेट लेवल पर आ गए थे। स्टेट में उसके 13 मेंबर होते हैं, उसमें हम आ गए थे। मतलब स्टेट की कोर कमेटी के आप मेंबर? कोर कमेटी के मेंबर। आप कोर कमेटी आपके शब्दों में होगा, हमारी शब्दों में तो सेक्रेटेरिएट होगा, अलग अलग पार्टी के अलग अलग होता है। सर्वोच्च कमेटी उसको मानिए, उसमें आ गए। और उसके बाद जो है तब फिर अलग अलग जिला, कई जिलों की भी जिम्मेदारी मेरी बन गई। लेकिन मूल रूप से पार्टी का जब मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बना, और उस होने के नाते जब मेरी रहन सहन, मैं पार्टी का होल टाइमर मैं यहाँ बन गया था। जब मैं पार्टी का होल टाइमर यहाँ बन गया, तब मेरा एक तरीके से घर और आवास सारा चीज़ मेरा समस्तीपुर हो गया, सब कुछ। और आने वाले समय में जब मैं रहने भी लगा, मैं विभूति यहाँ उजियारपुर में, तो उजियारपुर में मैं रहने लगा, तो फिर वहाँ से चुनाव भी हम लड़े थे, तो वहाँ रहने लगे। इसी कारण से जो है ना, आप विभूतिपुर विधानसभा से पहले उजियारपुर से चुनाव लड़ चुके हैं? 2 बार मैं लड़ चुका। 2 बार? 2 बार। दोनों बार हार मिली? दोनों बार हार मिली, लेकिन दोनों बार किसी के साथ मेरे एडजस्टमेंट नहीं थे। एडजस्टमेंट नहीं हो पाया। एक बार मेरे खिलाफ में आलोक मेहता 15 में चुनाव, उनके खिलाफ हम लड़ रहे थे। और उससे पहले जो है वो आपको राम लखन राव के खिलाफ 10 में चुनाव लड़े थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन है, जब आप स्टूडेंट मतलब पॉलिटिक्स में थे, तो क्या सीपीआई की आइडियोलॉजी अच्छी लगी? बहुत सारी पार्टी उस टाइम थी देश के अंदर में, ऐसा सिर्फ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सीपीआई काम कर रही थी। तो आपने सीपीआई को ही चूज क्यों किया? आइडियोलॉजी? सीपीआई को मैं चूज नहीं किया, सीपीआईएम को चूज किया। वही सीपीआईएम, सबकी आइडियोलॉजी तो लगभग स्टार्टिंग में तो मैच ही कर रही थी, बाद में जो भी वो सेपरेट हो गई पार्टीज। ये देखिए, दरअसल में सीपीआईएम की जो आइडियोलॉजी है ना, वो एक ऐसे समाज की परिकल्पना करती है जिस समाज में कोई शोषण ना हो। शोषण के बिना समाज की परिकल्पना सीपीआईएम का है। जिस समाज में कोई खाते खाते नहीं मरेगा, जिस समाज में कोई खाने के लिए तड़पता हुआ नहीं दिखेगा, पैसे के बगैर कोई स्कूल तक नहीं जा पाएगा, और पैसे के लिए जो है स्कूल छोड़ करके काम करने नहीं जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये उस इसलिए इससे बेटर कोई आइडियोलॉजी, आपके सवालों का जवाब है कि आइडियोलॉजी इससे बेटर किसी पार्टी का नहीं है। इसलिए आइडियोलॉजी को समझ करके मैं इस पार्टी में रहना स्वीकार किया था, और इसकी प्राथमिक सदस्यता मैं 87 में इसीलिए लिया था। नहीं, जब आप लगातार उजियारपुर से चुनाव लड़ रहे थे, तो फिर विभूतिपुर क्यों? नहीं, उजियारपुर से चुनाव लड़ रहे थे तो वो अपनी मर्जी से तो मैं नहीं लड़ रहा था। तो पार्टी का डिसीजन करना है कहाँ लड़ना है। पार्टी ने डिसाइड किया उजियारपुर लड़ना है, पार्टी ने डिसाइड किया उजियारपुर से फिर लड़ना है, पार्टी ने डिसाइड किया नो, अब उजियारपुर नहीं लड़ना है, उजियारपुर आपको छोड़ के विभूतिपुर लड़ना है। मतलब समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में आप पूरा एक्टिव थे, कहीं से भी लड़ सकते थे? कहीं से लड़ सकते थे। पार्टी जहाँ डिसाइड कर देगी वहाँ से लड़ना है। हमारी पार्टी में व्यक्ति कुछ नहीं होता। नहीं, जब से सीपीआईएम में व्यक्ति कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। पार्टी का जो डिसीजन है वो आपको करना है। कल को हो सकता है पार्टी हमें कहेगी नहीं अब यहाँ छोड़ो, तुम चलो दिल्ली काम करने के लिए, मुझे जाना पड़ेगा। जहाँ भी कहेगी पार्टी को होल टाइमर, चूंकि पार्टी के हम होल टाइमर हैं, तो इसीलिए वहाँ मेरी मर्जी नहीं चलेगी, वहाँ पार्टी की चलेगी। पार्टी जहाँ हमें
उसकी जिम्मेदारी है कि हमें उपयोग ज़्यादा कहाँ करना चाहती है, कहाँ लेना चाहती है, हमारी उपयोगिता कहाँ ज़्यादा समझती है कि ज़्यादा बेहतर है, तो वहाँ जहाँ लगाएगी वहाँ लगेगी। जब से आप विधायक बने विभूतिपुर में, तब से आपका जो अपोजिशन है वो अब लगातार एक क्वेश्चन रेज कर रहा है कि ये तो बाहरी हैं, बाहरी को भगाओ, ये तो खगड़िया के हैं, विभूतिपुर में क्या कर रहा है? तो हमको लगता है शायद आपको पता नहीं है कि जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मेरे खिलाफ में मोटे तौर पर 3 पूर्व विधायक चुनाव लड़ रहे थे। 3 एक जो डिफीट किए मतलब राम बालक जी, दूसरे चंद्रवली ठाकुर जी, बिल्कुल, और तीसरी मंजू प्रकाश। मंजू प्रकाश तो फ्रंट पर थे लेकिन लड़ रहे थे रामदेव वर्मा जी, और ये तीनों एक ही प्रचार करते थे कि ये बाहर के हैं। मतलब उन तीनों का चुनावी मुद्दा ही था। एक मेन यही था कि ये बाहर के, इनको अगर जिताओगे तो इनको मिलने के लिए, ऐसे वो लोग बोलते थे कि तुमको खगड़िया जाना पड़ेगा मिलने के लिए। उसी वक्त मैं जनता को मैं बोला था मुझसे मिलने के लिए खगड़िया नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा क्या हुआ? समस्तीपुर भी नहीं जाना पड़ेगा। मुझसे मिलने के लिए आपको विभूतिपुर में ही किसी न किसी जगह हर रोज आप खोज सकते हैं, और मैं एक जगह लिमिट कर दूंगा जिस दिन मैं वहाँ रहूँगा। 2020 के इलेक्शन में एक सेकंड तो मैं उसी समय तय किया कि लगभग मैं महीने में 20 दिन विभूतिपुर में रहूँगा, और मेरा मानना है कि जितना अपने को करेक्ट करने की कोशिश जनता से मैं किया, इससे पहले मैं नहीं कहता, जनता भी बोलती होगी आप जब घूमते होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, कि अपने को जनता से कनेक्ट करता है। ये एक दूसरी बात है कि जो आपने कहा कि ये उठाता परसेप्शन एक तैयार करने की कोशिश करते, तो मैं कहूँगा कि ये लोग अपने गिरावान को झांकता नहीं है। ये कौन करता है? ये ज़्यादा अर्ज करते हैं। अभी मैं सुना 1-2 वीडियो मैं भी देखा कि ये बाहरी है, ये गिरवी हो गया, इसको छुड़ाओ। तो देश के प्रधानमंत्री कहाँ से चुनाव लड़ते हैं? उनका घर कहाँ है? एग्जैक्टली, देश के प्रधानमंत्री तो गुजरात के हैं, गुजरात के हैं, बनारसी से चुनाव लड़ते हैं। हमारा खुद का यहाँ गृह राज्य मंत्री कहाँ के? नित्यानंद राय जी, उनका घर कहाँ है? हाजीपुर है। तो ये जो सवाल उठाते हैं, दरअसल उन्हें इस देश की संविधान का कोई ज्ञान नहीं है। पूरी तौर पर चीज़ों को क्षेत्रीय चीज़ों में उलझा करके रखना चाहते हैं, और इससे जो है ना, ये पता चलता है कि ये कितना संविधान को पढ़ते हैं, जानते हैं, या उसके प्रति इनकी आस्था कितना नहीं है। सवाल मेरे घर का पता कहाँ है उससे नहीं है, सवाल है कि हम रहते कहाँ हैं, जनता के बीच में सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं। मुझसे मिलने के लिए कोई एक आदमी नहीं बता सकता कि जिन्होंने प्रचार किया था कि अगर MLA में जीतेंगे तो इनसे मिलने खगड़िया जाना पड़ेगा, एक कोई उदाहरण वो दे तो खगड़िया मिलने के लिए जाना पड़ा किसी को। तो काम देखती है ना, जनता को क्या चाहिए। आज की तारीख में जनता को चाहिए कि उनके सुख दुख का हिस्सा बनिए। जनता को चाहिए उनके लिए जो डेवलपमेंट का काम आता है वो उनके बीच में हो। जनता को चाहिए कि जब भी वो तलाशे उसके नज़र के सामने में रहो। ये है, इस तीनों चीज़ पर मेरी समीक्षा जिनको करना है वो कर सकते हैं। जनता को चाहिए कि आपकी आवाज़ सदन के अंदर उठाए। तो सदन में तो 10 साल तो सुना हो गया था, मुझे तो याद है। ये मुझे पता चला है कि अभी तक के विभूतिपुर के इतिहास में सदन में विभूतिपुर को लेकर जितना अजय कुमार ने सवाल खड़ा किया, उतना ज़्यादा सवाल हालांकि किसी ने खड़ा नहीं किया आज तक। बहुत सारे सवाल रिजेक्ट भी कर दिए गए, मैंने ये भी देखा, बट सवाल तो खड़ा किया गया। नहीं, रिजेक्ट नहीं, सीधे करता है सवाल को, घुमा दिया जाता है। रिजेक्ट नहीं करता, वो ऐसा जवाब देगा। एक्चुअली क्या है कि सरकार निरुत्तर जब हो जाती है तब वो गोल गोल जवाब देना शुरू करती है। मेरे सवाल तो ज़्यादा होते हैं अकाट्य टाइप के, जैसे विभूतिपुर का मैंने उठाया कि हमारा 29 पंचायत का है, यहाँ 4 लाख की करीब आबादी है, और इसमें एक हॉस्पिटल हमारा CHC जो है वहाँ एक महिला डॉक्टर नहीं है, लेडीज़ विशेषज्ञ नहीं है। कैसे लेडीज़ का इंतजाम होगा, इलाज होगा? सरकार कोई जवाब एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है। जब आपने DAP को लेकर सवाल खड़ा किया था, बिल्कुल, तो क्या मंगल पांडे को पहले से पता चल गया था क्या? नहीं, अजय कुमार DAP को लेकर सवाल खड़ा करने वो वाले तो चला जाता है ना, वो चला जाता है। जैसे ही क्वेश्चन मेरा जाएगा। नहीं, क्वेश्चन होने से 2 दिन पहले उसका सॉल्यूशन हो चुका था। नहीं हुआ था, वो झूठ गलत जवाब दिया। अच्छा, वो गलत जवाब दिया। वो वीडियो तो चल रहा है, गलत जवाब दिया है। अभी तक सॉल्यूशन हुआ नहीं, वो कैसे होगा? देखिए, उसने मंगल पांडे ने कहा कि जो जवाब अभी हम दिए हैं ये 2 दिन पहले का है,
आज का मेरा जवाब ये है कि जो आप उठा रहे हैं वो पूरा हो गया। मैं उस समय बोला कि इसका मतलब या तो हमको आपका मुलाजिम हाउस मेंबर बोला या तो हमको मिसलीड किया या आपको मिसलीड किया। उसने कहा कि नहीं नहीं विधायक जी आपको हम पूरा भेज देंगे। हम बोले भेज दीजिएगा। भेजा आज तक नहीं आया। आज तक नहीं आया। लेकिन मैं जब डिस्ट्रिक्ट के जो जिला कृषि पदाधिकारी जब मैं उनसे पूछा, उसने कहा कि नहीं जो डेटा मैं दिया वो उस पर मैं खड़ा हूँ। अच्छा, यही डेटा मैं सरकार को दिया। तो इसका मतलब सरकार अपने चेहरे को छिपाने के लिए कभी कभी मिसलीड करती है। ठीक है। और विभूतिपुर में जब 2020 का चुनाव हो रहा था तो अजय के खिलाफ सभी लोग खड़े थे कि बाहरी है, भगाओ इसको, विभूतिपुर को गिरवी रख दिया जाएगा। तो आपके मैनिफेस्टो में ऐसा क्या क्या चीज़ था कि विभूतिपुर के इतिहास में अब तक सबसे ज़्यादा वोट आपको मिले हैं? 73,000 अप्रॉक्स, जहाँ तक मुझे याद है। क्या था मैनिफेस्टो हमारी पार्टी का था कि गरीबों के सवाल जो नहीं, आपका व्यक्तिगत विभूतिपुर के लिए क्या था? नहीं, मेरा व्यक्तिगत विभूतिपुर का था कि विभूतिपुर को जो लूटने की कोशिश हुई है समझे, वो मेरे आने के बाद वो रोकने की मेरी कोशिश होगी। पर्टिकुलर तौर पर जो है ना आप हमें मतलब जो जहाँ पर भ्रष्टाचार होता है उसमें शामिल जो जनप्रतिनिधि होते हैं उसमें शामिल न होंगे, बल्कि उसको रोकने की पूरी कोशिश मेरी होगी। और इसका मतलब आकलन बहुत सिंपल सा होता है कि जब कोई आप चुनाव लड़ते हैं तो आप हलफनामा देते हैं। बिल्कुल। और उस हलफनामा में आप देते हैं कि आपके पास कितने कैपिटल हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन अगले चुनाव में जब देते हैं तो उसमें जो अंतर होता है तो उससे पता चल जाता है आपने कितना कमाया, आप कितना कमाया। उसमें आप छिपा नहीं सकते क्योंकि आपको देना ही देना है। नहीं तो आपका जो इलेक्ट्रॉल जो है ना वो जो आप नॉमिनेशन किए वो खारिज हो सकता है। ये भी तो दो तरीके का हो सकता है, लीगल इलीगल। लीगल इनलीगल, लेकिन कितना छिपाएगा। अगर देखिए आप जब जैसे पेट्रोल पंप अगर अजय कुमार खोल लिया तो वो छुपा नहीं सकते। वो छुपा नहीं सकते। हॉस्पिटल खोल दिया तो वो छुपा नहीं सकते। प्राइवेट स्कूल खोल लिया वो छुपा नहीं सकते। कोई मतलब होटल खोल लिया वो छुपा नहीं सकते। तो ये मूल जो है कैपिटल को इन्वेस्ट करने के लिए तो कहीं ना कहीं लगाएगा। मतलब आपके मैनिफेस्टो में सबसे पहला जो क्वेश्चन था, मतलब सबसे पहला जो मुद्दा था ये था करप्शन को बैन करेंगे। बैन करने की कोशिश, देखिए मैं हर समय यही बोला कि करप्शन को रोकने की मेरी कोशिश होगी। अब तक आपने कितना करप्शन रोका? अब तक मैं आपको बता सकता हूं कि जब मैं विधायक बना था क्या क्या था प्रॉब्लम है सर? तो सबसे ज़्यादा था कि ब्लॉक जो है ना वो कंप्लीट जो है ना बिचौलिए के हाथ में, दलालों का अड्डा था बना हुआ। मतलब उस समय अगर आप ब्लॉक पर आते होइएगा, देखते हुए रोड के किनारे जो दुकान लगी हुई थी, गुटबाजी, उस सभी दुकान में दलाल बैठे रहते थे। और उस दलाल के दुकान बने हुए थे, किसी अंचल का काम है तो इस दुकान में जाओ, आपको अगर ब्लॉक में कोई काम है तो इससे मिलो, किसी से भी अलग अलग चीज बने हुए थे। थाना का बजाबता दलाल 5 बैठा रहता था। अच्छा, समझे? तो आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि वो दलालों का अड्डा खत्म हो गया। लेकिन करप्शन जो रोकने का हमने कोशिश किया था पूरी तौर पर, वो एक तरीके से उसको जीरो टॉलरेंस पर लाने की मेरी कोशिश थी। जीरो पर तो जा नहीं पाया, लेकिन करप्शन एक जनप्रतिनिधि खाली चाहेगा कि हम रोक दें और जनता के दिल में अगर ना हो तो ये हो नहीं सकता है। जैसे सपोज दैट हम आपको बताते हैं कि आपको मेरे ही हस्तक्षेप के बाद आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जो है आंगनबाड़ी में THR का जो है वो रजिस्टर पर साइन कराने के लिए यहाँ पर 3,000 रुपये लिए जाते थे। और मेरे हस्तक्षेप के बाद यहाँ से रजिस्टर चला गया कि यहाँ पर अब कोई रजिस्टर जमा नहीं करेगा, वो सीधे SDO के, सिविल SDO के पास जमा होगा। और सिविल SDO उसको भेज देता था CDPO को बुला करके साइन कर दो, वो कर देता था। लेकिन बाद के दौर में क्या हुआ कि CDPO के मतलब सेविका के 50 के करीब जो है सेविका के हस्बैंड आकर के मिला और कहा कि सो पहले का सिस्टम ठीक था, अच्छा, थोड़ा उसमें आप गड़बड़ कर दिया, कम कर दीजिए। अच्छा। नहीं वो बंद जो हो गया तो उसको थोड़ा चालू होने दीजिए। अच्छा। तो मैं बोला कि देखिए ये करप्शन का पंचायत करने का मेरी मतलब मेरा काम नहीं है, मेरा काम है रोकने का। और उसके बाद उसमें जो है धीरे धीरे फिर उसमें वो चीज़ें शुरू हुई। लेकिन पर मंथ पहले जो है ना जनप्रतिनिधि वहाँ से पैसे लेते थे हर ऑफिस से, समझे? मैं सभी ऑफिस को बुला करके मीटिंग करके मैं कहा कि ना तो मेरे नाम पर कोई पैसा लेगा और कोई भी मांगने आएगा
हमसे जुड़े हुए कोई आदमी, तो उससे हमको तुरंत वहीं पर बैठा करके हमको फ़ोन करना है। इसीलिए कि इस समाज में बहुत तरह के लोग हैं, कोई जा सकता है, तो वो नहीं होने दिए, वो आज तक टिल टुडे नहीं होने दिए, समझे। दरअसल होता गया है कि हर डिपार्टमेंट ये चाहता है, कोशिश करता है, जैसे आपको मैं बताऊं कि एक बार हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं बैठता था, मेरे नॉलेज में था। नरहन हॉस्पिटल में ताला लगी रहती थी, कभी खुलती ही नहीं थी, जो उप स्वास्थ्य केंद्र था, स्वास्थ्य उप केंद्र जो था। और फिर आपको टेकना पर था, गंगौली में और कल्याणपुर में, इन सारे जगह में डॉक्टर पोस्टेड थे, लेकिन डॉक्टर नहीं आते थे। अच्छा, पोस्टेड थे, डॉक्टर पोस्टेड थे। और तो और छोड़िए, CHC अपना जो है, वहाँ पर भी डॉक्टर जो है ना, 7 डॉक्टर में 1 डॉक्टर जो है वो 2-4 घंटे के लिए आते थे डेली। लेकिन मैं बोला था कि नहीं, मेरा एजुकेशन और हेल्थ ये प्राइमरी होगा। और एजुकेशन पर जब मैं मतलब कोशिश में शुरू किया, तो आपको आश्चर्य होगा, 200 से ज़्यादा टीचर फर्जी डिप्टेशन पर थे विभूतिपुर में फर्जी डिप्टेशन में। और डिप्टेशन अभी भी है, हमको लगता है 5 या 7 अभी भी हैं, तो वो फर्जी नहीं है, लेकिन डिप्टेशन में जो गलत है। इलेक्शन एजुकेशन डिपार्टमेंट के अभी जो रिसेंट जो लेटर है उसके खिलाफ है। क्या बात, उसके खिलाफ है। लेकिन वो 200 टीचर जो है, जब मैं स्कूल में जाना शुरू किया, हाजिरी चेक करना शुरू किया, फिर उसकी तहकीकात करना शुरू किया, डिप्टेशन है कहाँ है, फिर वहाँ पर मैं तलाशना शुरू किया। और तब उसके बाद उस पर जब हम लगे, DM के साथ मेरी मीटिंग हुई, DM ने फिर DO को बुलाया, DO के साथ मेरी मीटिंग करवाया, तीनों बैठ करके। और तब उसमें जो है 200 से एक बार जो है 100, हमको याद है 196 डिप्टेशन यहाँ रद्द हुआ था। और सबको अपने अपने स्कूल में जाना पड़ा, ये यहाँ। लेकिन उसका असर हुआ कि जब ये घटना घटी तो इसका दूसरे भी प्रखंडों पर असर पड़ा। तब DM उस पर हस्तक्षेप शुरू किया, पता करना शुरू किया, तो दूसरे जगह बहुत इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, लेकिन असर इसका पड़ा था। ठीक उसी तरह जो है ना, हॉस्पिटल को हमने लिया कि डॉक्टर जितने हैं वो ड्यूटी क्यों नहीं करेंगे, उनको करना पड़ेगा। तो आपको आश्चर्य होगा कि जब मैं पहली बार विभूतिपुर में डॉक्टर्स की मीटिंग में बुलाया था, डॉक्टर्स और CS भी उसमें आए थे, तो उसमें डॉक्टर के तरफ से बताया गया कि नहीं, हमारे लिए तो है कि 48 घंटा काम करना है, समझे। 48 घंटा हमको 7 दिन में करना है, और 48 घंटा हम 2 दिन में कर लेंगे। तो मैं बोला नहीं, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। कोई इंसान जो है वो कंप्यूटर नहीं है, उसको करना पड़ेगा। और तब उसमें एक फैसला करवाया कि नहीं, सभी डॉक्टर को आना है। तो अभी आते हैं, अभी आते हैं। थोड़ा उसमें अभी भी गड़बड़ी है, गड़बड़ी उसके लेवल पर नहीं, अब ऊपर विभाग के स्तर पर अब हो गया। डॉक्टर की तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर को तो आना पड़ गया, उस कारण से सभी डॉक्टर को आना पड़ गया। और आने के साथ ही जान लीजिए कि यहाँ से 3 डॉक्टर अपना ट्रांसफ़र करा लिया। वहाँ बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल है? बेसिक फैसिलिटी मोटे तौर पर वहाँ पर है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। अच्छा, लेकिन उसकी क्या दिक्कत है, उसको तो अलाउंस मिलता है रहने का, हाउस अलाउंस मिलता है वो। लेकिन है क्या बताते हैं, वो दिक्कत क्या हो रहा था कि डॉक्टरों का एक टीम मिल करके हमको बताया कि पहले जो सिस्टम चल रहा था उसको सर चलने दिया जाए। तो उसमें क्या था, उसमें था कि जो प्रत्येक डॉक्टर जो है ना, पर मंथ 5,000 रुपया वो जमा करते थे, जितने थे विभूतिपुर में। और उसका एक हिस्सा जो है मेरी टेबल तक आता था मेरे आने से पहले, एक हिस्सा जो है प्रभारी लेते थे, एक हिस्सा वहाँ पर जो मैनेजर बैठता उसके पास जाता था। हर डॉक्टर 5-5 हज़ार, हर डॉक्टर उसका लगा 3 हिस्सा, 3 हिस्सा, एक आपके पास, एक मैनेजर के पास, उसके पास। ये सब मैं इसको रोक दिया, मैं बोला इसकी ज़रूरत नहीं है। अरे यार, पैसे के लिए अगर करना है तो बहुत सारा काम है, वो हो जाएगा। लेकिन उसके बारे में जब 2-3 बार मैं हाजिरी काटा, तो उसका नतीजा हुआ कि सभी डॉक्टर आना शुरू किया और नरहन हॉस्पिटल का ताला खुल गया। ईच एंड एवरी डे नरहन चले जाइए, वहाँ डॉक्टर बैठना शुरू किया, टेकना में बैठना शुरू किया, आपको गंगौली में बैठना शुरू किया, कल्याणपुर में बैठना शुरू किया। कल्याणपुर का डॉक्टर अभी वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, खाली है, बाकी उस 3 जगह बैठते हैं। और फिर ये नया चीज़ें भी सामने नज़र में आने लगी। ये डॉक्टर हॉस्पिटल का क्या है, तो दवाई बिक जा रही है, रेड किया, उसको पकड़े, 3 कर्मचारी यहाँ के सस्पेंड हुए।
आवास योजना में जो है वो ये हॉस्पिटल में ये हुआ। तो इस बात का हमको खुशी है कि हॉस्पिटल में कम से कम अब डॉक्टर बैठते हैं। जितनी ज़रूरत हॉस्पिटल में मरीज़ के लिए होना चाहिए सुविधा, वो नहीं है। जैसे अभी जांच का है, मैं असेंबली क्वेश्चन किया था कि जांच के लिए मशीन पड़े हुए हैं, लेकिन मशीन काम नहीं करता है। कैसे काम करेगा? टेक्नीशियन दिए हुए नहीं है। रेडियोलॉजी की मशीन नहीं, रेडियोलॉजी तो यहाँ नहीं होगा, रेडियोलॉजी नहीं। अरे जांच एक्सरे वगैरह तो होता है, एक्सरे होता है, पैथोलॉजी का कई मशीन है, कई चीज़ें हैं जिसका कोई टेक्नीशियन नहीं है। नरहन में 50 मतलब 5 लाख की मशीन पड़ी हुई है, चल रहा है। समस्तीपुर सदर अस्पताल नॉर्मल यहाँ ब्लड टेस्ट वगैरह तो होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा, थोड़े बहुत होता है, पैथोलॉजी जांच हो रहा है अभी। लेकिन आपको खुशी मिलेगी कि आप जब जाइएगा प्राथमिक उपकेंद्र पर जाए, स्वास्थ्य उपकेंद्र पर जाइएगा, तो वहाँ अभी आपको डॉक्टर नहीं भी है तो CHO बैठता है। अच्छा, CHO बैठता है। CHO बैठता है, और CHO बैठता है तो मेडिसिन 50 से 75 तरह की मेडिसिन उसके पास रहता है। क्या बात। आप किसी भी जगह जाइएगा तो वहाँ पर आपको लगेगा। ये पहले नहीं रहता था? पहले नहीं, बंद, उसमें कुछ था ही नहीं। आपके आने के बाद हुआ? मेरे आने के बाद हुआ। और वहाँ पर मेडिसिन जो है मिल रहे हैं लोगों को, जांच हो रहा है, कुछ बात हो रहा है। तो एक तरीके से जो है एंटरटेन है वो, मतलब मिनिमम 25 मरीज जो है ना सभी हॉस्पिटल में जा रहे हैं। मतलब आपको जहाँ जहाँ करप्शन दिखा आपने बैन करने की कोशिश मैं की। कितना % हो पाया अब तक? हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जो है ना 50% से लेकर के किसी विभाग में 75% तक बैन हुआ। ये 0 तक कब हो जाएगा? 0 तो जब तक ये व्यवस्था रहेगी नहीं होगा, इसीलिए नहीं होगी, मैं खुल के कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जुड़ा हुआ सवाल जो है सिस्टम से, व्यवस्था से है। जहाँ पैसे की प्रधानता है, जहाँ सब चीज पैसे के लिए है, तो वहाँ ये होना मुश्किल है। इसीलिए कि जैसे जमीन का सीलिंग हो गया कि कोई इंसान एक मतलब 16 एकड़ से ज़्यादा जमीन नहीं रखेगा, कि सरकार के सीने में कुव्वत ही नहीं, कोई इंसान जो 5 लाख से ज़्यादा पैसा नहीं रख सकता, नहीं करवा सकता, तो वो नहीं कर सकता है। तो ये तो लोगों के अंदर होड़ रहेगी। और आपको मैं बता रहा हूँ कि कल एक बड़ा पदाधिकारी से मेरी बात हो रही थी, उसने स्वीकार किया कि हमारे लेवल पर जो पोस्टिंग होती है उसमें पैसे लेके होती है। जब एक CO की पोस्टिंग होगी, CO का जब पोस्टिंग होगा 30 लाख रुपए लेकर के, BDO की पोस्टिंग होगी जब 20 लाख रुपए लेकर के। ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, ज्वाइनिंग की बात? पोस्टिंग, ज्वाइनिंग। क्या बात, ज्वाइनिंग 30 लाख। 30 लाख। अभी आपको मैं बता दोगे, विधानसभा में क्वेश्चन है। विधानसभा में क्वेश्चन आया कि हमारा CO का पोस्टिंग पैसे लेकर के हुआ है। कई लोगों ने इसको उठाया, कई लोगों ने समर्थन किया। और मैं आपको कह रहा हूँ कि जब हमसे कोई CO लिखाने आता है तो मैं हाथ जोड़ लेता हूँ। मुझसे लिखा करके ले जाओगे, क्या फ़ायदा होगा? तुम्हें तो टैक्स वहाँ देना पड़ेगा, तो मेरे लिखने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। इसीलिए जाओ, इसलिए मैं किसी BDO CO को मैं नहीं लिखता हूँ। जिसको आना हो आओ, जो आएगा उससे काम लेंगे। आप कह रहे कि आपने करप्शन को बिल्कुल 0 कर दिया है ना? कोशिश की आपने 0 करने की। मैं कोशिश की। लेकिन आपके अपोजिशन कहते हैं कि अजय कुमार वो विभूतिपुर में दलाली करते हैं, ब्लॉक पे वो पैसा लेते हैं। हाँ, नहीं, मैं उनको कहता हूँ कि वो जो बोलते हैं तो कोई एक प्रूफ तो देंगे ना। प्रूफ देंगे, कोई एक बताएंगे ना कि इस जगह पर मैं देखा कि अजय कुमार बैठ करके दलाली लेते हैं। दरअसल ये सवाल वो उठाते हैं जो दलाली करते थे, उनकी दलाली रुक गई। दलाली रुक गई, उनके लोगों की दलाली रुक गई। मैं भी सुना कि ये बात बोलते हुए, लेकिन मैं बोलता हूँ जरा एक प्रूफ तो कोई दे दो, तो कोई प्रूफ नहीं है। हम तो 1000 प्रूफ देने के लिए तैयार हैं। मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप दे देंगे? मैं दे दूंगा। दलाली करते हैं वो लोग? बिल्कुल करते हैं, मैं दे दूंगा। कौन लोग दलाली करते हैं, उसका कनेक्शन कहाँ से है? जितना दाखिल खारिज हो रहा था उसके दलाली कौन ले रहा था, और वो किसके नज़दीक बैठता था? किसी से छिपी हुई है बातें क्या? बिल्कुल बिल्कुल। विभूतिपुर में आप तो हालांकि इतने दिन से इस फील्ड में है, विभूतिपुर में अजय एक चीज़ है कि यहाँ पे क्राइम और ज़मीन, इसका बहुत ही खतरनाक रिलेशन है। जितनी भी क्राइम हो रही है उसकी वजह ज़मीन है। नहीं, क्राइम जो है ना उसकी वजह ज़मीन नहीं है। क्राइम का सबसे बड़ा वजह है शराब की बिक्री। शराब की बिक्री। सरकार ने उसको प्रतिबंध किया, प्रतिबंध के बावजूद भी शराब की बिक्री यहाँ रुकी नहीं।
लेकिन मैंने जो डेटा देखा है उसमें देखा है कि जमीनी विवाद में ज्यादा क्राइम हो रहा है। नहीं, मैंने जो डेटा मेरी देखा बात को एक भाई, ये इससे ज़्यादा क्राइम देखिए, दारू की बिक्री जो होम डिलीवरी जो शुरू हुआ, अच्छा, दारू का खेप आता है, अब दुकान में नहीं मिल रहे लेकिन होम डिलीवरी, Illegal होम डिलीवरी में अपराधी नए अपराधी को पैदा किया जा रहा है। मोटरसाइकिल खरीद के दिया, उसको पिस्टल दे दिया, अब उसको कहीं रोकने की कोशिश किया तो उसको गोली मारता है। तो इसमें तो लोकल जो प्रशासन है वो जिम्मेदार है ना इसकी। अगर पुलिस पूरी तौर पर ईमानदार हो जाए तो दारू तो एक बूंद नहीं बिकेगी। अगर इस क्राइम को बढ़ावा दिया जा रहा है तो फिर पुलिस जिम्मेदार है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि सरकार की जो नीतियाँ हैं, इस नीतियों को लागू करने के लिए जो पुलिस को रोल प्ले करना चाहिए वो पुलिस रोल प्ले नहीं कर पा रही है, और पुलिस रोल प्ले नहीं कर पा रही है तो सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? वो कि एक थाने प्रभारी को, एक पुलिस तो सरकार सिपाही की है को, एक थाने प्रभारी को, किसी सिपाही को वो सस्पेंड करता है, उसको बर्खास्त करता है। उसके लिए करो ना एक एसपी को बर्खास्त, उसको करो ना तुम एक एडीजी को, डीजे को करो ना, किसी मतलब जो है आपको डीआईजी को, आईजी को करो ना बर्खास्त। ये प्यादे लोगों पर हमला करता है, बल्कि इसमें ऊपर से नीचे तक शामिल रहते हैं। एक दो लोग यहाँ पर आते रहते हैं, कभी कभी कोई एसपी आ जाते हैं जो इस पर सख्ती से काम करते हैं, तो उसको हटा ही देता है। ये भी है, उसको हटा ही देगा, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं, शराब के धंधे में, शराब पर एक बार जो है असेंबली के अंदर डिबेट चल रही थी, और वो डिबेट चल रहा था कि एक प्रोग्राम रखे थे हमारे स्पीकर साहब कि 3 कि मैं शराब मुक्त हूँ, मैं दहेज मुक्त हूँ, और मैं बाल विवाह मुक्त हूँ। इसका शपथ अभी नहीं, ये पहले जो अभी जो डिप्टी सीएम है विजय सिंह, उन्होंने रखा था। और चूंकि मैं विधायक दल का लीडर भी हूँ तो मुझे बोलने के लिए उस पर बोला गया, तो मैं ओपन में बोला कि जिस दिन इस सदन में बैठे हुए लोग हैं ये खुद शराब से मुक्त हो जाएंगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिहार खुद ही मुक्त हो जाएगा। बिहार खुद ही मुक्त हो जाएगा। तो ये मेरा बोलना जो बहुत लोगों के चेहरे उड़ने लगे, और इसको कोड उन्होंने किया कि अजय जी ने ये चुनौती दिया है इस सदन को, तो हमें इस पर अमल करना चाहिए। मतलब वो भी स्वीकार कर रहे हैं। और मैं तो जानता हूँ कौन मिनिस्टर पीता है दारू। मिनिस्टर दारू ना पिए, अफसर दारू ना पिए तो दारू तो बंद हो जाएगी, लेकिन उनके लिए बंद नहीं है। तो जब वो खुद पिएंगे तो बंद कैसे कर सकते? बढ़ावा कहीं ना कहीं से तो दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है इसीलिए। लेकिन जहाँ तक ज़मीन का सवाल है, तो ज़मीन के सवाल पर देखिए, ज़मीन एक ऐसी चीज़ है कि इसकी भूख गरीब लोगों के पास है, मध्यम वर्ग के पास है, ज़मींदार के पास। एक इंच की ज़मीन के लिए लोग मरने मिटने के लिए तैयार रहता है। और विभूतिपुर चूँकि ये कृषि प्रधान अपना इलाका है, तो यहाँ लोगों को ज़मीन के प्रति ललक भी ज़्यादा है, उससे लगाव ज़्यादा है। तो कोई 1 इंच ज़मीन कहीं चला जाए, कोई हमारा जोत ले, इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होता। तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि जितने मुकदमे थाने में होते हैं 50% मुकदमा जमीन का होता है। ये बात बिल्कुल सही है। और इसीलिए हम समझते हैं कि यहाँ, लेकिन पहले जो यहाँ अपराध था, जब मैं यहाँ पार्टी का काम शुरू किया था 1990 की बात, हाँ, उसमें आज में काफ़ी बदल हुआ है। उस समय क्या था, बहुत चेंज हुआ। हमारे रामनाथ महतो की हत्या हो गई थी, वीरेंद्र सिंह प्रमुख की हत्या हो गई थी, एक से एक सामाजिक कार्यकर्ता की रोज हत्या होती थी। आज उसमें गिरावट हुई। आज उसका दूसरा रूप लिया है। आज व्यवसाय में जो प्रतिस्पर्धा हो रही है, शराब की व्यवसाय में, फिर और दूसरे तरीके का जो है यहाँ पर नहीं है रियल एस्टेट का काम, लेकिन समस्तीपुर शहर में चले जाइए, या रोसड़ा में चले जाइए, या दल सिंह सराय में चले जाइए, तो वहाँ जो ज़मीन की खरीद बिक्री का जो है, वहाँ पर अपराध इससे ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पर तो दूसरे तरह का, अभी जो 3-4 मर्डर हुआ हो तो आश्चर्य होता है। अभी एक मर्डर हो गया था पटपाड़ा में, जमीन को लेके ही? नहीं, जमीन, लेकिन जड़ में जमीन ही आप कहिए, उसका भाई मरवा दिया, उद्भेदन हुआ। आपको एक अभी टीचर का अजनौल में दल सिंह सराय का जो है शिक्षिका का मर्डर हुआ, वो कौन मर्डर करवा दिया? तो उसका ससुर और हस्बैंड मिल गए। ज्यादातर मर्डर में घर के लोग ही हैं, घर के लोग शामिल हो रहे हैं। तो ये चीजें बदल गई है,
मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर में जो है कैपिटल की प्रधानता, कैपिटल के कारण पैसे, पूंजी, जमीन, इन कारणों से जो है ना ये घटनाएं घट रही है। अच्छा अजय, आप जब 2020 में विधायक बने थे तब आपके माइंड में होगा कि मुझे विभूतिपुर में इतना काम करना है, एक लिस्ट होगा आपके पास कि हाँ विभूतिपुर में ये प्रॉब्लम है, जैसे करप्शन हो गया या हेल्थ को लेके हो, सैनिटेशन को लेके हो या रोड को लेके हो, जो भी चीज़ें हो। तो 4 साल से ज़्यादा आपके कार्यकाल हो चुके हैं, तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि आपने अब तक जो भी काम करवाया है, क्या आपके मैनिफेस्टो में जितनी चीज़ें थी आपने सब करवा दिया, या फिर आपके पास अभी भी कुछ काम की लिस्ट जो बची हुई है जो अब करवाना है? इलेक्शन भी नज़दीक आ रहा है। जो हमारे पास में जिम्मेदारी थी, 3 बात की जिम्मेदारी मेरे पास थी। मूल रूप से जनता से अपने को कनेक्ट करने का, वो हो गया। जनता की आवाज़ को सदन में उठाने का, उठा दिया, वो मैं कर दिया। डेवलपमेंट को जनता तक पहुंचाना, उस काम को करने में हम लगे हुए हैं। अभी ग्रामीण कार्य विभाग से बड़े काम कौन से विभूतिपुर में अब तक आप मुझे अभी देखिए, बड़े काम यहाँ जो मुख्य रूप से अभी सबसे बड़ा काम जो हुआ है कि अभी एक हमारे प्रयास से जो आया है, तो वो साख मोहन में एक अंबेडकर आवासीय विद्यालय जो 720 बेड का, गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए? नहीं, बॉयज़ के लिए, सिर्फ बॉयज़ के लिए 700 बेड का। 720 बन गया, लेकिन अभी वो इनॉग्रेशन होना बाकी है। क्या बात, बिल्डिंग बन गया है। वाह। और वो जब यहाँ सैंक्शन हो गया था, मेरे लिए सबसे बड़ी कठिनाई थी कि उसके लिए ज़मीन जो चाहिए थी वो कम से कम 7 एकड़ ज़मीन चाहिए, 7 एकड़, और वो कहीं ज़मीन मिल नहीं रही थी। तो लास्ट में एजुकेशन डिपार्टमेंट की ज़मीन वहाँ बहुत ज़्यादा थी, गवर्नमेंट की ज़मीन। हाँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट की, सरकार की ज़मीन। हाँ। लेकिन उसमें वो बन नहीं सकता था क्योंकि वो कल्याण विभाग का बनना था। अच्छा, हाँ। तो कल्याण विभाग को ज़मीन वो ट्रांसफ़र करना, लेकिन उसको यहाँ से लेकर के ऊपर सेक्रेटरी के लेवल पर जा करके मिल करके वो ट्रांसफ़र हुआ और वहाँ पर वो बना। कल्याण विभाग ने ट्रांसफ़र कर दिया एजुकेशन विभाग को। हाँ। अच्छा। दूसरा जो है फिर बिजली के लिए जो है ना, मैं फीडर का ये ग्रिड का मैं उठा रहा था सवाल को, तो अभी एक ग्रिड जो है वो सैंक्शन हो गया, बनना शुरू हो जाएगा दिसरी में, पावर कंजम्पशन बढ़ाने के लिए। हाँ, बढ़ाने के लिए। वो कितने किलोवाट का होगा? मेगावाट? मेगावाट हमें लगता है कि नहीं, वो 3 का होगा। 3 मेगावाट। हाँ, 3 का होगा। सिर्फ विभूतिपुर को सप्लाई मिलेगा, बाहर भी मिलेगा? नहीं, सिर्फ विभूतिपुर, सिर्फ विभूतिपुर को मिलेगा। तो एक तो वो हुआ, लेकिन तीसरा एक जो सबसे बड़ा सवाल था कि जो आपको शायद पता होगा कि रजिस्ट्री ऑफिस हमारा जो रोसड़ा में था, इस रजिस्ट्री ऑफिस को सियासत करने वाले धुरंधर लोगों ने, ये विभूतिपुर का रोसड़ा में था, इसको यहाँ से अभी भी है लेकिन था नहीं बीच में, इसको उठा करके कर दिया था दल सिंह सराय। अच्छा। अब मेरा अनुमंडल होगा रोसड़ा, मेरा मतलब अनुमंडल में नहीं, मेरा अनुमंडल, मेरा डीएसपी बैठेगा वहाँ, पुलिस अनुमंडल वहाँ हो गया, और भी दूसरे सब चीज़ जो है, मेरा वहाँ हॉस्पिटल का जो अनुमंडल है वो रोसड़ा होगा। अब एक रजिस्ट्री ऑफिस जो है दूसरे अनुमंडल में होगा। ये हमको लगा कि ये मेरे साथ कुछ गड़बड़ी हो रही है, इस क्षेत्र की जनता, विभूतिपुर की जनता के साथ। तो मैं जब इसमें लगा तब पता चला कि एक पटोड़ी में ही रजिस्ट्री ऑफिस खुल गई है। उसके रेवेन्यू को पूरा करने के लिए दल सिंह सराय को कट करके विद्यापति को उसमें जोड़ दिया। क्या अब जितना दल सिंह सराय का रेवेन्यू घट रहा था उसको पूरा करने के लिए इस रोसड़ा से विभूतिपुर को काट के उसमें जोड़ दिया, दल सिंह सराय में जोड़ दिया। तो फिर मुझे जानकारी मिली, मैं इसमें लगा, और वो थोड़ा टिपिकल था क्योंकि वो कैबिनेट से मंजूरी हो गया था, गवर्नर का गजट हो गया था। वो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट लगता है इसमें। हाँ, लैंड रेवेन्यू। और उस समय में माननीय मंत्री सुनील कुमार जी जो अभी एजुकेशन है, ये थे उस समय निबंधन मंत्री। लेकिन उनके सामने में जब मैं रखा, उन्होंने तुरंत स्वीकार किया और कहा कि मैं जांच करवाता हूँ, लेकिन ये कैबिनेट मंजूर करेगा तब होगा। लेकिन उन्होंने जांच करवाया। मैं समझता हूँ कि डीएम भी वो थे उस समय, जोगेंद्र सिंह, उन्होंने भी इसको जांच खुद मैन्युअली अपने से किया, और तब जाकर के उन्होंने रिपोर्ट दिया, और उसके बाद फिर कैबिनेट में गया, और कैबिनेट ने फिर उसको रिवर्स किया कि नहीं, विभूतिपुर रोसड़ा में था, रोसड़ा में रहेगा। उसकी रेवेन्यू अगर कम हो रही है दूसरी जगह से लो, तो दूसरी जगह से लेकर के उसको पूरा किया। वो मेरा विषय नहीं है कहाँ से लिया नहीं लिया, क्योंकि मेरा जो जिम्मेदारी था, मेरा जो काम था, रेज किया। हाँ, तो वो पूरा हो गया। और इसके बाद एक
चीज़ हम आपको बताएंगे कि फिर तब सेकेंडरी जो मेरा था डेवलपमेंट में कि यहाँ पर जो सड़कें जर्जर है उसको बनाया जाए। ये सभी एमएलए का रहता है। तो मोटा मोटी हम आपको कह सकते हैं कि अभी इस टाइम में अभी हमारा 60 अभी रोड हमारा सैंक्शन हुआ, अभी 5 दिन पहले बन रहा है, नहीं अभी सैंक्शन हुआ है, तो वो जो अब बनने वाला है। लेकिन इससे पहले जो है हम समझते हैं कि इस विभूतिपुर में प्रधानमंत्री सड़क योजना की एक कल्याणपुर से जो है वो आपको उजियारपुर के बॉर्डर, महिसारी के बॉर्डर तक, अच्छा वो अंदर अंदर जरूर जाती है। हाँ, बीच कल्याणपुर से जो नीचे जाती है, नीचे कितना जर्जर था आप देख लीजिए, किराए होते हुए शायद। फिर दूसरा जो था यहाँ अरुण चौक से लेकर के वो शंकर चौक होते हुए घूम करके फिर सिंघिया, वो तो बन गया सर। तीसरा फिर था आपको जो है यहाँ पर सिंघिया बाजार जो है होते हुए आलमपुर घूम करके आके माधोपुर तक, वो भी बन गया है। हाँ, वो भी बन गया है। ये 3 हमारा था जो बहुत जर्जर था। उसके बाद एक रोड था PWD का, और वो रोड था आपको दल सिंह सराय के काली चौक से लेकर के अनगाड़ ये किराए पुल चौक तक, ये रोड ये PWD का था। PWD का, और ये बहुत दिन से पड़ा हुआ था। इन सारे रोड को लग करके तत्कालिक तौर पर मैं पहले लगा ये पहले बना, जो एक लाइफ लाइन का काम कर रहा था, समझे। तो ये सब रोड बना, लेकिन उसके बाद ग्रामीण इलाके में जो है गांव के अंदर जो सड़कें थी जर्जर, उसको अब बनवाने का काम शुरू किया। कुछ नए रोड भी बने। अभी जो 60 रोड है ये बसावट की रोड है, मोहल्ला को जोड़ने वाली रोड ये आ रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर होगा ना ये सारी सड़कें? नहीं, ये मुख्यमंत्री, अच्छा ये मुख्यमंत्री वाली है। प्रधानमंत्री वाली तो वही 3 रोड है। 3 रोड है। उसके बाद ये सब रोड है। और फिर रोड जो है ना अभी, और मोटे तौर पर अभी 3-4 रोड हमारे लिए बच गया। एक जो सबसे मेरे लिए है वो है कि आपको फफौत पुल से जो है वो बांध हो करके वाटर वे गंडक के गंडक के दायां तटबंध पर जो है ना वो कर्रक तक जाती है। वो 4-5 पंचायत का वो कनेक्ट करने वाली रोड है। लेकिन उसकी क्या है विडंबना कि वो ग्रामीण कार्य विभाग का नहीं है, पथ निर्माण का विभाग का, उसका भी नहीं है, वो सिंचाई विभाग का। अब सिंचाई विभाग की कोई दिलचस्पी इसमें नहीं रहती है, लेकिन अभी हमने प्रयास किया है। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, उसमें भी मैं 8-9 डिमांड को मैं रखा, उसमें भी मैं पहला डिमांड की ज़्यादा सर की सिंचाई विभाग के अंदर में होती है। हाँ, उसी का होता ही है। तो उसमें भी उसको मैं रखा, और उसके बाद और 2 सप्ताह गृह का मतलब मोक्षधाम कहिए, एक सिंघिया में, एक वहाँ पर मैं लिखा, अभी उस दिन मुख्यमंत्री जी को दिया। और फिर एक तरुनिया को जो है ना एक स्पोर्ट्स के लिए जो है स्टेडियम, वो एसएच के जो साइड में है किनारे में, उसके लिए। और मेरा ख्याल है कि इसके साथ साथ जो है ना फिर एक रोड बांध पर नया फ्रेश बनाने के लिए, कि सिंघिया पुल जो देख रहे हैं वहाँ से नरहन तक बांध पर जो है ना पिच रोड बनाने का, इन सारे चीज़ों को दिया। अभी पुल भी कुछ हमारा जो है बन रहा है। एक पुल बन रहा है आपको पकाही में जाइएगा, धनिया के पास में बन रहा है। दूसरा यहीं बगल में किशनपुर टप का जो है जर्जर पुल था, वो बन रहा है। अभी 2 पुल और हमारा सैंक्शन हो गया। एक यहाँ गंगौली में, ये बड़ी ब्रिज की बात है, बड़ी ब्रिज गंगौली में भी जो है 32 पर बड़ी ब्रिज बनेगी, जिस तरह आपको शाहपुर में अभी बना है। एक आपको विभूतिपुर और खानपुर को कनेक्ट करने के लिए बछौली में, जो अपने पटपाड़ा में, उत्तर नॉर्थ पटपाड़ा में, वहाँ पर ब्रिज, ये 2 ब्रिज अभी नया सैंक्शन हुआ है, जो हर एमएलए को देना था। तो उसमें मैं, ये सब इलेक्शन तक बन जाएगा? हाँ, इलेक्शन तक बन जाएगा, ये सब इलेक्शन तक बन जाएगा। वो दोनों पुल तो अभी बन जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। इलेक्शन तक हमको लगता है कि मैक्सिमम रोड तो कोई नहीं बचेगा, सारे रोड बन जाएंगे। और पुल भी जो है हमारा ख्याल है कि ये 2 बन जाए। हॉस्पिटल फिर बना है, हर पंचायत में जो हॉस्पिटल बनना है, तो उसमें अभी आपको माथी में हॉस्पिटल का उद्घाटन हो गया, देसरी का उद्घाटन होने के लिए तैयार है। आप हरलाल बम्बैया उधर 6 पंचायत है, उसमें हॉस्पिटल बन के तैयार है। और अभी 6 हॉस्पिटल सैंक्शन हुआ है, टेंडर हो गया, जो बनना किसी भी दिन शुरू हो जाएगा, जिसमें एक शाख मोहन,
फिर आपके अपोजिशन बोलेंगे कि इलेक्शन आ रहा है इसलिए इतना सारा काम करवा रहे हैं, नहीं कहीं कागजों पे नहीं रह जाए। नहीं, मैं शिलान्यास उसी का करता हूँ जब काम शुरू होना होता है। अच्छा, मैं शिलान्यास जो है ना स्मारक के तौर पर मेरा खड़ा करने की आदत मेरी नहीं है। आप कहीं भी नहीं देख सकते कि मेरा शिलान्यास किया हुआ है और वो नहीं बनेगा, ये नहीं बता सकता है कोई नहीं बता सकता है। कोई नहीं कर सकता। हम तो कई जगह पर शिलान्यास किया हुआ था, मैं बनाया। आप इसी पंचायत में चले जाइए, ये चांदसुरारी में, ये सैदपुर में मुस्लिम मोहल्ला में एक मकतब का जो है ना शिलान्यास किया हुआ था। उस बोर्ड को तोड़ रहा था, हमके वो इसको तोड़ो नहीं, हम बनाएंगे, इसको रहने दो। और हम शिलान्यास किए, वो बन गया। फिर वो तोड़ने की कोशिश की, हमने नहीं ये रहने दो, लोग देखेगा कि शिलान्यास इसने किया और बनाया इसने। और इस तरह एक नहीं है, आपको बेलसंडी में भी मदरसा जो है उसका शिलान्यास किया था, हम जा करके बनाए। कई स्कूल जिसका उन्होंने शिलान्यास किया उसको मैं जाके बनाया। कई स्कूल जिसका शिलान्यास ही नहीं किया था, टेंडर हो गया था, बनाए नहीं थे। लेकिन जब मैं हिसाब पूछना शुरू किया जिला योजना विभाग से कि ये सब कागज पर बना हुआ है कहाँ, तो रातों रात उनको बनवाना पड़ा। अच्छा, हाँ, रातों रात बनवाना पड़ा। ऐसे 5-6 योजना था उनका। तो ये मेरा कोई ऐसा योजना एज ए MLA नहीं है जिसमें आपको फंड का एक्सटॉर्शन दिखाई पड़ेगा। अब कोई एक काम जो है ना, एक जगह 3 करोड़ का काम कर दिया, व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन है? कोई मतलब तो होना चाहिए ना, जनता को उससे क्या लाभ मिलना है। कोई काम के पीछे तो होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो जनता को इससे कितनी फायदा है। अब जनता को कोई फायदा नहीं है तो वो काम करने से क्या मतलब है? ऐसा कोई काम मैं नहीं करता। मेरा फर्स्ट था स्कूल बनाना। जितना आपको नवसृजित विद्यालय थे, यहाँ 18 विद्यालय थे, जो भवानी, उसमें मैं 12 विद्यालय को बना दिया। बाद में सरकार भी दिया 3, वो भी बना दिया। फिर अभी आ गया सरकार की तरफ से, मेरा लिखा हुआ है अगर वो 31 मार्च तक शुरू नहीं करेगा, मेरा सब तैयारी है, वो मेरा काम शुरू हो जाएगा। साख मोहन में एक है, कौन सा स्कूल है? हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल? नहीं, मैंने नवसृजित प्राइमरी विद्यालय स्कूल जो दूसरे जगह शिफ्ट है 1 to 5। हाँ, अच्छा। मैं लिख करके तैयार कर दिया, मैं अनुशंसा कर दिया, उसका NOC लेके रखा हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट बोली शिक्षा विभाग के हम लोग इसको बनवाएंगे, तो मैं उसको टाइम दिया कि आप 31 मार्च तक काम को शुरू कर दो, वरना मेरा काम शुरू हो जाएगा। कल कोई मेरे तरफ उंगली नहीं उठाएगा कि इन्होंने भी नहीं बनाया। हालांकि मैं शिलान्यास नहीं किया, अभी तक शिलान्यास नहीं, तब तक नहीं करेंगे जब तक कि काम मेरा शुरू नहीं होगा। 1 अप्रैल को हो जाएगा? एकदम हो जाएगा। एकदम 1 अप्रैल को हो जाएगा और 1 अप्रैल से बनना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। अजय, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप है विभूतिपुर में कि अजय कुमार हिंदू विरोधी हैं और बीजेपी के नेता गौ मांस खाते हैं, और आपको हिंदू विरोधी बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या सच्चाई है? पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने ये बयान दिया है ना, मुझे तो आश्चर्य लगता है कि वो पूरा बयान को पढ़ता है, सुनता है कि नहीं। और यहाँ पर मैं खुलेआम कह रहा हूँ, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अजय कुमार तो हिंदू विरोधी हैं, इनको हिंदुओं से माफी मांगना होगा। ओके, उनका आप मांगेंगे माफी? नहीं, मैं अपने बयान के लिए मैं किसी से उनसे मैं माफी मांगूंगा? वो क्या हिंदू है क्या? अच्छा, आपने हिंदू का नाम लिया या फिर भाजपा नेता का नाम लिया? मैं तो भाजपा का लिया। अच्छा, आपने भाजपा नेता का लिया था। अच्छा। मैं भाजपा का लिया था और मैं उस नाम को फिर दोहरा रहा हूँ। फिर से कंट्रोवर्सी में आ जाइएगा। नहीं, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। जब भाजपा की हुकूमत बनी और गौ मांस पर रोक लगाने की बात उन्होंने किया था, गौ हत्या पर, तब उनके नेता किरण रिजिजू ने, असम के जो है वो गृह राज्य मंत्री होते थे, उन्होंने कहा कि ये इम्पॉसिबल है। मनोहर पार्रिकर जो गोवा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सदन के अंदर कहा कि ये संभव नहीं है। क्या वो खाते थे? उन्होंने कहा कि अगर बीफ की कमी होगी तो तमिलनाडु से मैं मंगा के दूंगा। क्या बात? सदन में उन्होंने कहा। उसके बाद मेघालय के जो भाजपा के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि मैं खाता हूं और मैं बीजेपी में हूं। इन सब का ऑफिशियल स्टेटमेंट है? ऑफिशियल है। इनके कोशिश करने से तो होगा नहीं ना। ये क्या कोशिश करेंगे? हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, और बहस करना है तो उनको बहस करने कहिए ना बेरोजगारी पर, बहस करने कहिए ना किसान की गिरती हुई स्थिति जो है उस पर कहिए ना बहस करने के लिए।
वो बहस करने के लिए उनके पास कोई ना जवाब है, ना उनके पास सवाल है। महिलाएं जो है उसका चीरहरण हो रहा है। कहाँ है मणिपुर की घटना पर, वो कहाँ है, क्यों नहीं बहस करते? ब्रजभूषण शरण सिंह जो भाजपा के सांसद थे, महिलाएं चिल्ला चिल्ला करके वो दिनेश फोगाट वो कह रही थी, उनके बेटे सांसद बना दिए गए। हाँ, उनको वो कह रहे थे कि मेरे साथ बलात्कार किया। क्या तोहफा में मिला कि उनको नई टिकट उनके बेटे को दे दिया। एग्जैक्ट। क्या उनके पास में जवाब है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 का इलेक्शन हुआ, विभूतिपुर काफी ज्यादा हॉट सीट मानी जाती है और कहा जाता है कि यहाँ पे कुशवाहा वोटर्स का काफी ज्यादा दबदबा रहता है सारे इलेक्शंस में, और कुशवाहा वोटर्स डिसाइड करते हैं कि विभूतिपुर का विधायक कौन बनेगा। क्या अजय कुमार को 2020 में सारे कुशवाहा वोटर का समर्थन मिला था, क्योंकि यहाँ पे और भी कैंडिडेट कुशवाहा जाति से थे? एक बात तो जान लीजिए कि यहाँ जितने पोल हुए थे उसका 73,000 वोट हमें मिला था। 73,000 एग्जैक्टली, पता है। लेकिन इसके अलावे भी तो वोट लोगों को मिले थे, सीधी बात है। और जब वोट सब 100% मेरे को मिल जाएगा तो फिर चुनाव क्यों होगा? इसीलिए इस डेमोक्रेसी में मुझे पूरा भरोसा है। जनता को फैसला लेना है, ये हक उनके पास है। वो जिनको समझेगी कि मेरे लिए उपयुक्त प्रतिनिधि ये हैं, उनको वो चुनेगी। मुझे जो काम जनता दिया था उस काम को मैं किया। 2025 का क्या क्या प्लान है? 2025 का प्लान है कि हमारा जो काम किया उस काम के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे। मुझे आमतौर पर लोग पूछते हैं कि चुनाव की तैयारी में लग गए क्या, तो मैं मुस्कुराते हुए जवाब देता हूँ कि जो कभी कभी लगते हैं वो आके लगेंगे। मैं तो रोज जनता के बीच रहता हूँ, मुझे क्या लगने की जरूरत है। मेरी जिंदगी मेरे 4 साल का जो है खुली किताब की तरह है। कोई भी डिस्कस मेरे से किसी मुद्दे पर कर सकते हैं और मैं ऑलवेज तैयार हूँ। ओपन चैलेंज। मैं उनको भी चैलेंज किया जिन्होंने मेरे पुतले को जलाया। अच्छा, आपके पुतले को भी जलाया गया? सरारंजन या रोसड़ा में मेरे पुतले को जलाया। क्यों? तो वो उसी सवाल को लेकर के आपने बोल दिया कि हिंदू गाय मांस खाता है लेकर के। मैं बोला कि यार मेरे पूरा तो पढ़ लेता ना, और जब शिकायत आज मुझे कर रहे हो तो मेरा पुतला क्यों जला दिया? पुतला क्यों जला दिया? पुतला जलाने से पहले तो मेरे से शिकायत करके तो बात कर लेता, लेकिन जला ही दिया तो चलो। मैं अब तक तो सुनता था कि प्राइम मिनिस्टर का पुतला जलता है, चीफ मिनिस्टर का जलता, उनका जलता है जहाँ तक जनता नहीं पहुँच सकती। यार मैं तो रोज रहता हूँ, मेरे पुतले जलाने की क्या जरूरत थी? बुला लेता, हमारे भाई बीच आके बात कर लेता, पूछ लेता कि मेरा बयान क्या है। आईएम की बात कर रहे हैं। सीपीआईएम अब तक सिर्फ और सिर्फ त्रिपुरा, केरला और पश्चिम बंगाल 3 जगह अपनी सीएम बना पाई है, बाकी जगह क्यों नहीं? क्या इतनी कमजोर है सीपीआईएम? नहीं, वो ये सीपीआईएम देखिए, एक तो है कि सीपीआईएम जो है वर्गीय चीजों में विश्वास करती है, क्लास आउटलुक में विश्वास करती है। तो सीपीआईएम भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर, इन सारे आधार पर सीपीआईएम का संगठन ना बना है ना बनेगा। सीपीआईएम का संगठन जनता के जन्मोद्दोल पर संघर्ष करते हुए बनी है और उसी के आधार पर इसका फैलाव होगा। बंगाल के अंदर क्यों हुआ? क्योंकि बंगाल में आप नेशनल मूवमेंट को देखिएगा, नेशनल मूवमेंट के शुरू के दौर में जो लोग उसमें शामिल होने वाले थे उसमें अधिकांश बंगाल के थे, पंजाब के थे। तो बंगाल में वहाँ पर सोशल रिफॉर्म भी पहले हुआ, इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पहले बनी। और जब वहाँ बनी तो वहाँ पर प्रमोद दास गुप्ता, मुजफ्फर अहमद के नेतृत्व में सीपीआईएम बनी थी और वहाँ वर्गा ऑपरेशन हुआ था, जमीन के सवाल को उठाया था। फिर केरला की बात, हाँ 1964 में तो सीपीआईएम का गठन ही हुआ था। फिर केरला में हुआ, फिर त्रिपुरा में हुआ। लेकिन वो कामें, सही बात यह है कि वो काम देश के शेष हिस्से में नहीं हो पाया। तो जब नहीं हो पाया तो पार्टी का विस्तार भी उस रूप में नहीं हुआ। हम लोग भी काफ़ी पढ़ते हैं सीताराम येचुरी के बारे में। क्या दूसरा सीताराम येचुरी पैदा होंगे सीपीआईएम में? कोई जानता नहीं था कि सीताराम येचुरी पैदा होंगे, लेकिन सीताराम येचुरी तो पैदा लिए थे ना। कोई नहीं जानता था कि इस देश के अंदर ज्योति बसु पैदा लेंगे। राज्यसभा में ऐसे सांसद जिसको अवार्ड मिला, ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात। तो क्या दूसरे हैं अभी कोई? आने वाला परिस्थिति तो पैदा कर देगा। जिस तरह पानी अपनी जगह को खोजता है, परिस्थितियां जो है ना वो चीज़ों को खोज लेगी। और कोई बनता नहीं है, वहाँ परिस्थिति में बन जाता है, वो उसको बना करके खड़ा कर देता है। सीताराम येचुरी क्या, वो 2 उर्दू स्कूल में पढ़े थे, वहाँ से फिर उसके बाद वो दिल्ली आ गए पढ़ने के लिए, सेंट स्टीफेंस स्कूल में पढ़े।
कॉलेज में, जेएनयू में गए, वो भी नहीं जानते होंगे कि हम राज्यसभा में चले जाएंगे, राज्यसभा में चले गए। लेकिन राज्यसभा में जो वो गए, उन्होंने, मैं उनका 2-3 स्पीच को मैं देखता हूँ। एक स्पीच उन्होंने जब क्विट इंडिया पर, जब वो स्पेशल सेशन, मिडनाइट सेशन हो रहा था, तब उन्होंने जो बोला था पार्लियामेंट के अंदर, 1942 क्विट इंडिया। हाँ, अच्छा। उस पर उन्होंने बोला था कि आप सब लोग तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो आप कर रहे हैं स्पेशल सेशन, लेकिन आप लोग बताइए ना कि पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया था? किसने किया था? अहमदाबाद सेशन में 2 बंदा ने किया था, और वो कांग्रेस का अहमदाबाद सेशन। एक पंडित और एक मौलाना हसरत मोहानी और पंडित कुमारानंद स्वामी। उन्होंने कहा कि एक पंडित और एक मौलाना दोनों मिलकर के पूर्ण स्वराज की मांग किया था, और ये दोनों हमारे देश की संस्कृति को बताता है, तो इसीलिए उसको हमें याद रखना चाहिए। और आज लोग इसके खिलाफ ये जोड़ते हुए फिर वो फासिस्ट पर चले गए, फासिज्म पर, कम्युनलिज्म पर, उससे जोड़ करके उन्होंने रखे वो। और दूसरा फिर उनका जो है फेयरवेल जब हो रहा था, जब राज्यसभा से जा रहे थे, तब जो उनके बारे में एक से कोई एक नेता अपने को बांध करके दल के सीमा में नहीं रखेगा। सबने उनके बारे में बोला। राजनाथ सिंह तो अभी जब वो उनका डेथ हुआ तो उन्होंने जो ट्वीट किया उसको देखिए, वो तो भाजपा के थे। उन्होंने कहा कि दल का नेता एक होना है, लेकिन नेताओं का नेता होना वो सीताराम येचुरी। बिल्कुल। तो इसीलिए उनका सम्मान, उनके अंदर वो एक विशिष्ट उनके पास में समझ थी। उस समझ का इस्तेमाल वो बहुत ही कायदे से वो करते थे, और इसीलिए वो किसी भी दल के नेताओं को अपने चीज़ों से वो प्रभावित करते थे। तो क्या रहा, 25 में सरकार बनेगी आप लोगों की बिहार में? क्या लग रहा है इस बार? मुझे लगता है कि 25 में जो है ना, जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया था, अगर वो उस तरीके से लड़ा जाएगा, जिसकी कोशिश हो रही है, कि निश्चित तौर पर जो है ना 20 में तो थोड़ी सी चूक रह गई थी, 12,000 वोट की चूक रह गई, बहुत ज़्यादा, बस माइनर मिस्टेक। तो इसलिए मेरा मानना है कि उतना तो अनुभव के आधार पर सीख करके जरूर पूरा किया जाएगा। और बिल्कुल कम्युनिस्ट आशावादी होता है, लड़ाई उसकी लंबी होती है, लेकिन उस लंबी लड़ाई में भी कम्युनिस्ट थकता नहीं है। विभूतिपुर की जनता शिकायत करती है कि, आपने कहा कि हालांकि आप क्षेत्र में जाते रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत है कि मिलते नहीं हैं, आते नहीं हैं। अगर वो डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे करेंगे? मैं मंगलवार को ब्लॉक में बैठता हूँ। हर मंगलवार को कोई भी शिकायत हो लोग पहुँच सकते हैं एकदम 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक, 4 बजे तक। एक दिन तो मैं ऐसा रखा जिस दिन अगर किसी को मिलना हो। अच्छा, आपने फिक्स कर रखा है मंगलवार बैठूंगा। अगर कोई इमरजेंसी नहीं हो गया, जैसे असेंबली का मीटिंग हो गया, हाँ, वो तो एक्सेप्शन केस हो गया, बस उसके बाद कंटिन्यू बैठते हैं। वहाँ पे लोग आपसे मिल सकते हैं, वहाँ वही बैठते हैं। तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है ना, अच्छा, ये बैठते क्यों हैं, पेट में दर्द होता है, बैठते क्यों हैं, ये असल दिक्कत है। वहाँ बैठना जो है ना, लोगों के नींद को हराम भी करता है। क्योंकि जब मैं वहाँ बैठता हूँ तो उस दिन तो पूरी तौर पर जो है ना, पूरा ब्लॉक वो अपने पैर पर खड़ी रहती है, तब वो बायां दायां नहीं कर सकता। क्योंकि मैं तो सीधे सीओ और बीडीओ को जनता के बीच पूछना शुरू करता हूँ ना। मैं उनके चैम्बर में अकेले में नहीं बात करता हूँ, मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ बुला लेता हूँ जनता के बीच में, और जनता का सवाल और सीओ का जवाब। क्या बात? जनता का सवाल और बीडीओ का जवाब, जनता का सवाल और फिर आंगनबाड़ी का जो सीडीपीओ है उसका जवाब। तो इन बिचौलियों को आपने बेरोजगार क्यों कर दिया? तो बिचौलियों को तो मैं बताया, अरे इंसान की तरह जिंदा जीने के लिए 2 हाथ है, काम करो, खाओ पियो, क्यों ये चोरी चमारी कर रहे हो भाई? और 25 की पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी तो मैं कह रहा हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी को तैयारी के लिए लगना नहीं पड़ता, वो तो लगा रहता है। तो देखा आपने किस तरीके से कॉमरेड अजय कुमार ने हमारे सभी सवालों का बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने जवाब दिया। हर एक मुद्दे के बारे में बताया, हर एक करप्शन के बारे में बताया, सारे डेवलपमेंटल काम बताए। अगर आपको इनसे कोई भी ज़रूरत हो, आपको इनसे मिलना हो, तो आप ब्लॉक पे इनसे हर मंगलवार को आके मिल सकते हैं। ये वहीं बैठते हैं एक्सेप्शनली, अगर कोई सेशन ना हो सदन के अंदर में तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका भी बहुत बहुत